करे, मेहनत से सोना उगाया करे। अब ना डरे ना अंधेरा रहेगा, ग्रीन टीवी हर राह दिखाएगा। खुशियों का चमन यहाँ खिल जाएगा, हर किसान का सपना साकार होगा। अब अपने हाथों में अपनी तकदीर है, ग्रीन टीवी हमें जान रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी इंडिया। मैं हूं स्मिता सिंह और आज हम आ गए हैं मध्य प्रदेश के धार में। यहां आपकी मुलाकात करवाएंगे एक युवा प्रगतिशील किसान से जिनका नाम है मनोज बोरदिया। तो आइए पहले इनका स्वागत करते हैं और फिर उसके बाद बातचीत में आपको पता चलेगा कि क्यों आज का ये वीडियो बना है, क्यों हम उनका साक्षात्कार ले रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। सर, कौन सा ये गांव पड़ता है धार में, क्या एड्रेस क्या है, तहसील क्या रहती है? अगर किसी को ये फार्म विजिट करना है, देखना है यहाँ पर कि किस तरीके से आप खेती कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, तो कैसे कोई यहाँ तक पहुँच सकता है, पहले वो बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम मनोज बोरदिया है। ये धार जिले के ग्राम तोरनोद, तहसील भी धार, ये धार के नज़दीक ही है। आप आ सकते हैं पास में ही। और जब आप देखेंगे मेन रोड से आते हुए तो बोर्ड लगा है बहुत बड़ा, आप विजुअल्स में देख भी रहे होंगे, तो उस पर कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हैं, तो आप मनोज जी से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर जो एक अच्छी चीज़ मैंने देखी कि अगर आप लंबी अवधि का निवेश करना चाहते हैं पेड़ पौधों में, खेती में ख़ास तौर पर, तो आप फलों के पेड़ लगा सकते हैं और साथ में इंटरक्रॉप के रूप में आप छोटी अवधि की फसलें जैसे लहसुन प्याज वगैरह है वो ले सकते हैं। तो मनोज जी इसी तरीके से खेती करते हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। मनोज जी, खेती में आने का विचार कैसे आया? क्योंकि आपको देखकर लग रहा है कि आप युवा हैं और अच्छी पढ़ाई वगैरह भी करी है, तो थोड़ा उसके बारे में भी बताएं कि कहाँ तक आपने पढ़ाई की और फिर खेती में आने का विचार आपको कैसे आया? क्या पिताजी खेती करते थे या पैतृक व्यवसाय है, ऐसा कुछ? हाँ, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है और पिताजी पहले से ट्रेडिशनल खेती कर ही रहे हैं। तो हमने देखा कि ट्रेडिशनल खेती में जो रहता है मुनाफा अब ना के बराबर रह गया है। तो हम कुछ जगह पे गए, हमने फार्म देखे, वहाँ पे हमें पता चला कि जैसे बागबानी की फसलें हैं या फिर लहसुन प्याज है या वेजिटेबल्स हैं, उनमें काफ़ी अच्छा मुनाफा है। तो उसके हिसाब से हमने ये VNR का बीज लाके ट्राई किया था यहाँ पे, जिसमें हमें काफ़ी सफलता मिली। उसके बाद हमने नया एक आम ट्राई किया है जो अभी साल भर ही हुआ उसको लगाए हुए। तो आपने जैसे बताया अमरूद की एक वैरायटी के बारे में, आम की, अमरूद की कितनी वैरायटियां लगी हुई हैं उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दें कि अगर कोई किसान आम लगाना चाहता है तो कौन सी वैरायटी अच्छा उत्पादन देती है, सेफ रहती है लगाने में, अच्छा उत्पादन आता है, मुनाफा अच्छा होता है, और अमरूद की वैरायटी कौन सी ज़्यादा अच्छी रहती है? मैंने अमरूद की 2 वैरायटियाँ लगा रखी है, एक तो VNR भी ही और दूसरी L49 लखनवी वैरायटी जो देसी प्रजाति आती है। पर क्या रहता है, कुछ VNR भी है, ये हाइब्रिड वैरायटी रहती है, इसमें मज़दूरों की काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है पर मुनाफा भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर आपके एरिया में मज़दूर ज़्यादा हैं और आप मेहनत कर सकते हो उस लेवल पे, तो इससे अच्छी वैरायटी नहीं है। इसके अलावा अगर L49 लगाना चाहें तो देसी वैरायटी, इसमें ज़्यादा दवाई स्प्रे या मज़दूरों की आवश्यकता नहीं होती है और लोकल मार्केट के लिए वो बढ़िया है। अच्छा, तो आपने मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपने ये पॉली बैग से पैक किया हुआ है अमरूद को, ये किस लिए करते हैं? फल को सुरक्षित रखने के लिए? हाँ, फल को सुरक्षित रखने के लिए। मेजर क्या रहता है, जैसे बड़ी मंडियों में फल जाता है, हमारा दिल्ली है, मुंबई है, तो एक तो वहाँ पे क्वालिटी की डिमांड रहती है और दूसरा जो फल पे दवाई या स्प्रे कभी होती है तो वो डायरेक्ट फल पे ना गिरे। और इसके अलावा जो अंदर ये रहता है, ये पॉली बैग और ये रहता है अंदर फोम, तो ये लंबे दूरी पे फल को ले जाने के लिए रहता है ताकि फल पे कुछ ट्रांसपोर्ट में फायदा नहीं है, नुकसान नहीं होता, फल को नुकसान नहीं होता, क्वालिटी ख़राब नहीं होती फल की। कितने समय का जब फल रहता है फूल बनने के बाद, किस अवधि में आप इसको इस तरीके से कवर करते हैं और फिर कब इसको हटाते हैं? मतलब तोड़ने के बाद ही सीधा मार्केट जाता है ऐसे ही? ये जैसे बेर जैसी साइज़ रहती है इसकी, तभी हम इसमें फोम और ये पॉलीथीन लगा देते हैं। उसके बाद फल इसके अंदर ही बड़ा होता है पूरा, और टूट के ये ऐसा ही पूरा बॉक्स में पैक होकर मंडी जाता है, मंडी चला जाएगा। तो ये 2 वैरायटी आपने अमरूद की लगाई हैं। आम की कितनी वैरायटी हैं आपके बगीचे में? हाँ, आम की तो ऐसे लोकल लेवल पे तो हमने 50 करीब वैरायटी लगा रखी है, पर उनमें सबसे अच्छी हमें बेस्ट तो केसर लगा है। अच्छा। हाँ, केसर का क्या है कि 7-8 दिन उसकी लाइफ भी रहती है और टेस्ट भी रहता है और भाव भी काफ़ी अच्छा रहता है।
ये कितने बीघा में आपका बगीचा है पूरा, जिसमें आप आम, अमरूद और मैंने बीच में देखे थे चीकू और शायद अनार के पेड़ भी हैं बीच बीच में, जहाँ वो भी लगाया है आपने, जिसको शरीफा हम लोग बोलते हैं। सीताफल भी लगा हुआ है। वो कुछ जगह में हमने सभी तरह के पौधे लगाए हुए हैं, वो टेस्टिंग के लिए कि हमारी ज़मीन में या जलवायु में कौन से पौधे सूट हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं, ताकि हम भविष्य में उसके लिए आगे कुछ कर सकें। अच्छा, कितने एरिया में पूरा बगीचा है ये? पूरा बगीचा हमारा करीब 25 बीघा में। 25 बीघे में। तो 25 बीघे में ये पौधे लगाने के साथ साथ फल के पौधे, जैसे पीछे मैंने देखा छोटे पौधे भी हैं आम के, तो कितने पौधे इसमें आम के हैं? कुछ अनुमानित कि इतने पौधे आम के हैं, इतने अमरूद के हैं, और फिर इंटरक्रॉप के रूप में जो आप फसलें लेते हैं वो कौन कौन सी रहती हैं? इंटरक्रॉप के रूप में तो हम सोयाबीन है, लहसुन है, प्याज है, ये चीज़ें लेते रहते हैं जब तक पौधा बड़ा होता है, फल देने लगता है। अच्छा। इसके अलावा हमारे बगीचे में VNR बिही प्रजाति के 3000 पौधे हैं। केसर आम के हमारे 1900 पौधे करीब हैं। नींबू के करीब 120 पौधे हैं। हमारे L49 वैरायटी के करीब 600 पौधे हैं। बाकी दूसरे जो हमने टेस्टिंग के लिए लगाए हुए हैं वो करीब 500 पौधे हैं। अच्छा, मुनाफा कितना आपको हो जाता है? मतलब जो लोग परंपरागत खेती करते हैं उसके मुकाबले ये जो आप सह फसली खेती करके भी अच्छा मुनाफा कर सकते हैं, तो इंटरक्रॉपिंग आपको ज़्यादा अच्छा फ़ायदा दे सकती है। ये कैसे अनुमान लगाया जाए कि आपका मुनाफा क्या उस तरीके से खेती जो परंपरागत तरीके से करते हैं उससे डिफरेंट है, तो क्या मुनाफे में कुछ अंतर रहता है? हाँ, काफ़ी अंतर रहता है मुनाफे में। तो जैसे ट्रेडिशनल खेती में हम 30 से 35 हज़ार रुपये बचा पाते हैं अगर गेहूं और सोयाबीन की खेती करते हैं तो, और अगर बागबानी की खेती करें तो हम लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए मतलब इजी तरीके से कमा सकते हैं। तो जो इंटरक्रॉप आप लहसुन प्याज का करते हैं, साथ में सोयाबीन आपने बताया, वो एक तरीके से आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। और एक वो भी रहता है कि जब तक पौधा जैसे 2 से 3 साल लगता है ज़्यादातर पौधों में बड़ा होने में, तब तक ये रहता है कि हमारा खर्च निकल जाए। और जब बड़ा हो जाता है पौधा तो फल ही अच्छा उत्पादन देता है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ आपका जो ये फल है कहाँ कहाँ सप्लाई होता है? दिल्ली जाता है या उसके अलावा भी कुछ एरिया, या फिर आप सीधा मतलब आड़तियों उनको देते हैं और वहाँ से वो लोग सप्लाई करते हैं, आप डायरेक्ट सप्लाई करते हैं मार्केट में? नहीं, ये VNR भी वैरायटी के जो फल है ये तो हम खुद ही सप्लाई करते हैं। दिल्ली है, मुंबई है, बड़ौदा है, इंदौर है, बड़ी सिटियों में। इसके अलावा जो हमारा L49 है वो हम आड़तियों को दे देते हैं पूरा ही, मतलब जो बगीचा खरीदते हैं। अच्छा। और लोकल लेवल पे वो यहाँ पे है, धार में, इंदौर में, यहाँ पे बेचते रहते हैं। तो आपने कभी महसूस किया कि आड़तियों को उत्पादन देने में और सीधा खुद मंडी तक पहुँचाने में, दोनों के मुनाफे में, मतलब बेच के जो आप पैसा लेते हैं उसमें अंतर रहता है कुछ? काफ़ी ज़्यादा अंतर रहता है, मतलब 50-50 का रेशो रहता है। अच्छा। अगर आप लाख रुपए में किसी को दे रहे बगीचा, अगर खुद करेंगे तो वो चीज़ों के 2 लाख रुपए आएंगे आपको। पर क्या रहता है कि ज़्यादातर मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे मजदूरों की है, तो आप क्या सभी चीज़ें हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो ये कई बार ऐसा होता है कि आपको आड़तियों को भी अपना कुछ उत्पादन देना पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़ कि खाद उर्वरकों का बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, केमिकल का इस्तेमाल आप करते हैं आजकल, जैसे जैविक और प्राकृतिक खेती का चलन है, तो किस तरीके से आप इस खेती को करते हैं उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी? नहीं, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जैविक चीज़ें उपयोग करें। जैसे हम हर साल यहाँ पे करीब 30 से 35 ट्राली तो गोबर खाद डालते हैं। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट है, नीम खली है, और हमने बैक्टीरिया के भी ड्रम बनाए हुए हैं आगे। तो ज़्यादा मतलब पेस्टिसाइड और ये फंगीसाइड का उपयोग नहीं करना पड़ता है। लेकिन आपने ऑर्गेनिक सर्टिफाई नहीं कराया हुआ है? नहीं करवाया हुआ है। क्या है कि कुछ जगह पे जाके वो मजबूरी हो जाती है कि केमिकल का उपयोग करना ही पड़ेगा। लेकिन कोशिश रहती है कि कम से कम आप केमिकल्स का उपयोग करते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी देखा है, सर ने अभी मुझे ऑफ कैमरा भी बताया था कि अगर हम किसी कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो फल उससे भी सुरक्षित रहता है, इसलिए भी उसको पहले से कवर कर दिया जाता है। एक और महत्वपूर्ण सवाल कि पानी यानी सिंचाई का क्या तरीका आपका रहता है? पीछे मैंने देखा था आपने एक तालाब पूरा बना के रखा हुआ है और मैं ड्रिप भी देख रही हूँ, तो आप किस तरीके से सिंचाई को मैनेज करते हैं अपने पूरे बगीचे में, उसकी भी थोड़ी जानकारी दें। सिंचाई का ऐसा रहता है, पहले तो ये पूरा ड्राई एरिया था, तो हमने दूसरे जगह से पाइपलाइन डाल के यहाँ पे पानी लाया, और उसके बाद क्या होता है कि उसमें भी पूरी पूर्ति नहीं हो पा रही थी हमारी बगीचे की, तो हमने एक पॉली पॉन्ड बनाया हुआ है, तो बारिश के टाइम पे वो भर लेते हैं हम। उसके बाद पूरे बगीचे में ड्रिप बिछाई हुई है, जिससे क्या है कि 25% ही पानी खर्च होता है, जैसे अगर खुला पानी दे तो पूरे में ड्रिप लगी हुई है।
तो बरसात का पानी अगर आपको संरक्षित करना है तो एक अच्छा उदाहरण आप पीछे देख सकते हैं। जो पॉली पाउंड है वो बनाया हुआ है सर ने, उस पॉन्ड में पानी जो है वो पूरा बरसात का ही भरा हुआ है। तो यदि आपके एरिया में भी पानी की यदि किल्लत है, या तो मैं तो कहती हूँ कि बरसात के जल को हमें संरक्षित करना चाहिए। यदि आप किसान हैं तो आपको ये जल संरक्षण ज़रूर सीखना चाहिए। अच्छा, देश के बहुत सारे किसान ग्रीन टीवी के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, लाखों किसान देश का सुन रहा है। युवा पीढ़ी का खेती में आना बड़ी बात है आज के दौर पर, क्योंकि कहते हैं कि खेती जो है वो घाटे का सौदा है, खेती मत करो। और किसान कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा किसान बने, लेकिन जैसा आपने कहा कि पिताजी किसानी से संबंध रखते हैं और पिताजी ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कराने के बाद भी बेटे को ये सलाह दी कि आप खेती करिए। क्या संदेश आप देश के अन्य किसानों को और ख़ासतौर पर युवा पीढ़ी को देना चाहेंगे खेती को लेकर? युवा पीढ़ी से मेरा अनुरोध है कि अगर आप खेती करें तो हाइब्रिड खेती जो है, ट्रेडिशनल खेती को छोड़ के अगर हाइब्रिड खेती करेंगे आप, जैसे बागवानी है, पॉली हाउस है, नेट हाउस है, वेजिटेबल्स है, ये करेंगे तो काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। और अगर आपके यहाँ पे मज़दूरों की सुविधाएं हैं, पानी की व्यवस्था है, तो इससे अच्छा धंधा नहीं है जिसमें आपको 3 महीने में 6 महीने में पैसा मिल जाए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि बोरदिया जी यहाँ पर जो 25 बीघा में खेती करते हैं, इसके अलावा परंपरागत तरीके से भी 75 बीघा और ज़मीन है जहाँ पर गेहूं और जौ की खेती करते हैं। लेकिन अच्छा मुनाफा कम जगह से कैसे लिया जा सकता है, एक वैसा मॉडल तैयार यहाँ पर किया गया कि आप अगर इंटरक्रॉप लगाते हैं फलों के पौधों के साथ साथ तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सर ने खुद भी कहा कि बीच बीच में टेस्टिंग के लिए कुछ दूसरे फलों के पौधे भी लगाए गए हैं ताकि अगर वो सफल रहें तो आगे बड़े स्तर पर वो उसकी खेती कर सकें। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमारे किसानों को देने की। धन्यवाद। तो दोस्तों, तमाम बातें बोरदिया जी ने आपको बताई और बहुत अच्छा लगता है जब हम देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर युवा किसानों से मिलते हैं और ये देखते हैं कि वो खेती में कुछ नया कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि किताबी ज्ञान जब खेती में उतरेगा तो खेती ज़्यादा बेहतर, अच्छी और मुनाफेमंद होगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नई अच्छी जानकारी के साथ। देखते रहिए ग्रीन टीवी इंडिया। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाइए ग्रीन टीवी के साथ, क्योंकि ये है वह प्लेटफॉर्म जहाँ होती है खेती की बात। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।